हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है जो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप हम लोग पढ़ रहे थे उसका आज हम लोग थर्ड लेक्चर करेंगे, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो कमिटीज़ और कमीशंस जो सेटअप की गई थी डिफरेंट स्टेट या सेंटर के द्वारा जो लुक आफ्टर करने के लिए सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, और उसकी क्या उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला है कि एक जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आया था 1996 ने, जो इनिशियली जो मोरारजी जी देसाई जी ने जो है चेयर किया था। ये एक इंपॉर्टेंट जो पॉलिटिकल लीडर थे उस टाइम के, एंड लेटर जो प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। उनके रिजिग्नेशन के बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री जी थे, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो थे, उन्होंने चेयरमैनशिप की इस रिपोर्ट की, जब कमीशन फाइनल हुई थी। ठीक है, तो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म क्यों हुआ, एस्टेब्लिशमेंट क्यों, देखो फर्स्ट जो ARC रिपोर्ट भी इसको कहते हैं, वो सेटअप की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीडरशिप के अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी 1966 में। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू एग्जामिन के स्टेट्स की जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है इंडिया में उसको कैसे रिफॉर्म किया जाए, उसको सजेशंस के लिए ये सेटअप की गई थी सिस्टम, कि कैसे मोर अफिशिएंट और अकाउंटेबल बनाया जाए, जो कैपेबल हो मीट करने के लिए जो नीड है जो ग्रोइंग नेशंस की हमारे इंडिया की। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। ठीक है, कुछ इसके की जो एम और पर्पजेज थे हम उसके बारे में पढ़ते हैं। एक तो इम्प्रूव करना है, जो इसके मतलब इन्होंने पर्पजेज के लिए जो की टू इम्प्रूव एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, कि वन ऑफ द सेंट्रल टास्क वाज टू फाइंड ए वे टू मेक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, जो सर्व कर सके इंडिया के पॉपुलेशन की। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए पावर की, कि कमीशन ने फोकस किया और रिकमेंडिंग के डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शन है वो सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए, कुछ चुनिंदा लोगों के पास, 2-4 लोगों के पास नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा डिस्पर्स्ड होना चाहिए, है ना। प्रमोट करे जो ग्रेटर ऑटोनॉमी स्टेट गवर्नमेंट को, जो रिड्यूस करनी है सेंट्रलाइजेशन पावर, जो यूनियन की जो है एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सर्विस डिलीवरी है जो लोगों तक, है ना। कमीशन ने ये भी रिकमेंड किया कि इम्प्रूव करनी पड़ेगी जो हम पब्लिक जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं जो, वो कॉमन लोग पीपल जो हैं, जो ले मेन हैं, उन तक जो है ईजिली पहुंचनी चाहिए। हमें ब्यूरोक्रेसी को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। तुम आज भी पटवारी या तहसीलदार के ऑफिस में जाते हो और तुम देखते हो वहाँ पे जो है ना कितना कूड़ा करकट है, और सब काम जो है पेपर पे हो रहा है, जबकि इट्स अ डेमोक्रेटिक है। जबकि 1996 में तो नहीं था जब ये रिपोर्ट केम आउट हुई थी, लेकिन फिर भी मतलब जो मॉडर्नाइजेशन है, हम वही ब्रिटिश एरा का जो है ब्यूरोक्रेसी को चला रहे हैं। सिविल सर्वेंट जो है उन्हें बेटर ट्रेनिंग देनी चाहिए, रिक्रूटमेंट और करियर डेवलपमेंट जो है एक प्रैक्टिस जो सिविल सर्वेंट्स की होती है, उस तरीके से हमने एवॉल्व करना है। हम लोग आज भी जो है 60s के टाइम जब ये रिपोर्ट आई थी, हम तब भी जो है अगर आज भी हम इम्प्लीमेंट करें, आज भी मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है। हम लोगों को टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ जो कुछ मेन जो रिकमेंडेशंस थी वो दी सेकंड जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन थी जो 1966 में आई थी। ठीक है, फिर आती है राजमन्नार कमेटी। देखो राजमन्नार कमीशन जो है ना, या कमेटी भी कहा जा सकता है, ये तमिलनाडु ने सेटअप की थी 1969 में। ठीक है, ये कमेटी चेयर किसने की थी, सुब्रमण्यम राजमन्नार, जो चीफ जस्टिस थे मद्रास हाई कोर्ट के, फॉर्मर चीफ जस्टिस। ओके, अब मेन पर्पस इस कमेटी के सेटअप करने का क्या था। देखो कमेटी का मेन पर्पस था एग्जामिन करने के लिए जो स्टेट्स के रिलेशनशिप है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, जो फेडरल इश्यूज थे इन कंटेक्स्ट ऑफ, और रिकमेंड करो कुछ मेजर जो सेफ गार्ड कर सके, किसको, जो सेफ गार्ड कर सके राइट्स और पावर स्टेट के, पर्टिकुलरली तमिलनाडु की, और जो सेंट्रलाइजेशन पावर है, जो सेंट्रलाइजिंग पावर है ज़्यादा से ज़्यादा, इम्पोजिशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज एज ए नेशनल लैंग्वेज है, और एक्सटेंशन ऑफ जो कुछ लॉज हैं जो कंसिडर किए जाते हैं कि वो स्टेट की जो राइट्स हैं उनको इन्फ्रिंज कर रहे हैं, मतलब उनको तोड़ रहे हैं, उनकी बाउंड्रीज में घुस रहे हैं, है ना। ये इंक्रीज जो डिससेटिस्फैक्शन थी तमिलनाडु में इनकी वजह से, हिंदी इसमें एक इशू है मेन, इसमें एक इशू है जो एक्सटेंशन थी पावर की, है ना। सेंट्रल लॉज जो है स्टेट की बाउंड जो स्वर्गनिटी में घुस रहे हैं ना, ये तमिलनाडु गवर्नमेंट को एज ए रिजल्ट जो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया, तमिल अंडर द चीफ मिनिस्टर कौन थे, एम करुणानिधि, है ना, करुणनिधि, थोड़ा नाम पढ़ने में लग रहा है। तो फॉर्मर जो राजमन्नार कमेटी थी वो 1969 में इन्वेस्टिगेट करने के लिए, रिकमेंड करने के लिए कुछ इश्यूज, क्या क्या रिकमेंडेशन हैं वो देखते हैं। कि अपोजिशन टू इम्पोजिशन ऑफ हिंदी, मतलब कि इन्होंने अपोज किया कि हिंदी लैंग्वेज को जो है, कमेटी ने स्ट्रांगली अपोज किया कि इम्पोज नहीं करनी चाहिए हिंदी एक सोल नेशनल लैंग्वेज, लोग जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज़ कर सकते हैं। इसने रिकमेंड किया कि तमिल और बाकी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको भी अलो करना चाहिए कि वे कंटिन्यूसली ऑफिशियल और एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होती रहे अपनी अपनी स्टेट्स में। इसने ये भी आर्गू किया कि इम्पोजिशन जो है हिंदी लैंग्वेज का वो हार्म करेगा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी जो है इंडिया की।
अंडरमाइन करेगा कल्चरल आइडेंटिटी। जो नॉन स्पीकिंग लोग हैं हिंदी, वो भी एक डाइवर्स है ना, ये भी एक खूबी है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम ढूंढते हैं। तो ये हार्म करेगा जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है इंडिया की। डिफरेंट लैंग्वेज अगर हिंदी इम्पोज की जाएगी तो वो ग्रेटर रिस्क है कि वो एक्सटिंक्ट भी हो जाएंगे ओवर द ईयर्स। ठीक है। रिव्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इन्होंने रिव्यू किया जाए डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से पावर होगा। कमेटी ने आर्ग्यू किया जो एक्सेसिव सेंट्रलाइज पावर, मतलब यूनियन गवर्नमेंट की और पार्लियामेंट की पावर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई, यूनिटरी जो फीचर्स हैं, इसने रिकमेंड किया कि चेंजेस लाए जाएं, इंश्योर करें स्टेट्स को एक ग्रेटर और ऑटोनॉमी दी जाए, वो अपने अफेयर्स खुद से मैनेज करें विदाउट किसी अनड्यू जो इंटरफेरेंस होता है। ड्यू इंटरफेरेंस तो कर सकते हैं, अनड्यू अनजस्ट इंटरफेरेंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, वो ना किया जाए। इन पर्टिकुलरली इट कॉल्ड फॉर ग्रेटर डेवोल्यूशन ऑफ पावर टू द स्टेट्स को और ज़्यादा पावर्स दी जाए, स्पेशली जहाँ एरियाज एजुकेशन या पुलिस या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात है वहाँ पे। ठीक है। फिर इन्होंने क्या कहा कि लिमिटिंग द यूज ऑफ रेजिड्यूरी पावर ऑफ यूनियन। देखो एक तो स्टेट लिस्ट है, रेजिड्यूरी पावर आर्टिकल 248 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक तो स्टेट लिस्ट है जहाँ स्टेट लॉ बनाती है, एक यूनियन है, एक कंकरेंट है, एक रेजिड्यूरी पावर्स हैं जो तब नहीं थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें अब नई डेवलप होकर आई हैं ना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 5G 4G, तब कॉन्स्टिट्यूशन जब हुआ था तब तो नहीं थी ना। तो वो जो पावर्स हैं वो जो है केयरफुली डिफाइन की जाए, और सेंट्रल गवर्नमेंट शुड नॉट हैव अनचेक्ड, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट शुड नॉट हैव अनचेक्ड क्या पावर ओवर द सब्जेक्ट्स एंड नॉट एक्सप्लिसिटली, जो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में एनुमरेटेड नहीं है, एनुमरेटेड मतलब डाली गई नहीं है, तब जो बाद में कम अप हुई हैं, वो रेजिड्यूरी पावर्स जो हैं वो उनको भी डिफाइन किया जाए क्लियरली। ये नहीं होगा सेंट्रल गवर्नमेंट जब मन चाहे कोई किसी पे भी जो है लॉ बना दे। ठीक है। फिर सेंट्रल कंट्रोल ओवर स्टेट्स, कंट्रोल ओवर पुलिस, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट्स का कंट्रोल है पुलिस पे, कमेटी ने ये एम्फसाइज किया कि पुलिस जो है ना, पुलिस शुड रिमेन स्टेट सब्जेक्ट एंड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट को इंक्रोच नहीं करना चाहिए इन एरियाज पे। पुलिस के जो सेंट्रलाइजेशन है पुलिस फोर्सेस की, जो यूनियन मिनिस्ट्री या होम अफेयर्स के हाथ में है, वो एक थ्रेट देखा जा रहा है इंडियन जो है स्टेट ऑटोनॉमी में। आप देखते हो बहुत बार CRPF लगा दी जाती है, BSFs का यूज़ किया जाता है स्टेट्स में। ठीक है। तो ये चीज़ें, वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है स्टेट के हाथ में होनी चाहिए। ये राजमन्नार की स्ट्रेंथ करना चाहिए जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, जो कमेटी ने रिकमेंड किया जो स्ट्रेंथन ऑफ राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट जो राज्यसभा है उसको और मजबूत किया जाए, उसको बेटर रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड की जाए पार्लियामेंट में। इट इज़ बिलीव कि जितनी पावरफुल जो है राज्यसभा होगी वो उतना एक्ट करेगी काउंटर बैलेंस जो पावर ऑफ यूनियन, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट एट लास्ट जो है कहाँ लोकसभा से उनकी होती है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेफ गार्ड किया जाए इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स इन नेशनल पॉलिसी, मतलब कमेटी ने सजेस्ट किया कि स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए फॉर्मेशन, कोई नेशनल पॉलिसी फॉर्म हो रही है तो उसको स्टेट्स को भी इंक्लूड करना चाहिए। वो अफेक्ट करेगा क्योंकि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको अफेक्ट कर रहा है। ये इंश्योर करेगा कि स्टेट का कुछ कहना हो लॉज और पॉलिसीज़ में जो पास किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, पर्टिकुलरली वो जो कंकरेंट लिस्ट में रिलेटेड है या कोई नेशनल इंपॉर्टेंस का है, उनमें स्टेट्स की एडवाइस लो। एक फेडरल काउंसिल बनाने का एक और भी इन्होंने दिया था, क्रिएशन ऑफ फेडरल काउंसिल। कमेटी ने रिकमेंड किया कि एस्टैब्लिशमेंट हो एक फेडरल काउंसिल का जहां रिप्रेजेंटेटिव हो सारी स्टेट्स के, जो सर्व करे एज एक फोरम डिस्कशन का, जहां इंपॉर्टेंट इश्यूज रिलेटेड टू फेडरलिज्म और स्टेट इकोनॉमी डिस्कस की जाए। एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म था। ठीक है। तो ये कुछ राजमन्नार की जो है राजमन्नार कमेटी की रिकमेंडेशंस थी। ठीक है। उसके बाद आता है आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन। देखो आनंदपुर एक सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है जो क्या है शिरोमणि जो अकाली दल एक पार्टी है उसने अडॉप्ट किया था, एक सिख पॉलिटिकल पार्टी है जो 1973 में मीटिंग हुई थी आनंदपुर साहब में, एक प्रोमिनेंट रिलीजियस और हिस्टोरिकल साइट है सिख की पंजाब में। ठीक है। ये रेजोल्यूशन आउटलाइन करता है कि सेट ऑफ डिमांड जो एम की गई सेफ गार्ड करने के लिए किसके राइट्स, सिख के राइट्स और ऑटोनॉमी फॉर पंजाब। तुम लोग पता है 72 से लेकर ये 82 का, ये 84 का, ये बड़ा एक टर्मोइल पीरियड था सिख हिस्ट्री का, और स्पेशली रिलेटेड टू पंजाब एंड बाकी कंट्री के लिए भी एक क्रूशल मोमेंट था हिस्ट्री ऑफ पंजाब की पॉलिटिक्स में। कैसे? क्योंकि देखो रिफ्लेक्टिंग एस्पायरेशन ऑफ मेनी सिख्स, जो ग्रेटर पॉलिटिकल और कल्चरल ऑटोनॉमी दी जाए। इनकी की डिमांड थी कि सिख्स के पर्सनल लॉज होने चाहिए, जैसे हिंदू और मुस्लिम लॉज है ना, शरिया है, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, वैसे जो है सिख्स के भी पर्सनल लॉज होने चाहिए। स्पेशल स्टेटस देना चाहिए स्टेट ऑफ पंजाब को।
ये भी एक उनकी मानना था। जो फेडरलिज्म और स्टेट राइट्स, इनके ऊपर जो है और चर्चा होनी चाहिए। जो कल्चरल और रिलीजियस राइट्स हैं सिक्स के, है ना, उन्हें कुछ पर्टिकुलरली एम्फेसाइज करना चाहिए। जो वाटर डिस्प्यूट्स हैं या जो वाटर के रिसोर्सेज पे कंट्रोल है, उन पे जो है स्टेट की और ऑटोनॉमी होनी चाहिए। पंजाब स्टेट को अपनी कुछ ऑटोनॉमीज देनी चाहिए, बिकॉज दे हैव अ डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड डिस्टिंक्टिव रिलीजन, है ना, ये कुछ उनकी मानना था। ठीक है, फिर आता है वेस्ट बंगाल का मोमेरेंडम 1977 का। ठीक है, ये मोमेरेंडम केम व्हेन इंडियन पॉलिटिकल लैंडस्केप जो था वाज चेंजिंग रैपिडली। द एंड ऑफ जो इमरजेंसी एंड डिफीट ऑफ जो कांग्रेस हुई 1977 में, टर्मोइल पीरियड था इंदिरा गांधी का, है ना, और डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो इंडिया में रिस्टोर हुआ, बट देयर वर स्टिल डीप कंसर्न्स अबाउट द इरोजन ऑफ स्टेट इकोनॉमी। बहुत फ्रिक्वेंटली इस टाइम में जो है नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल लगाए जा रहे थे अलग अलग स्टेट में। तो एक देखा जा रहा था कि एक ओवर रीच हो रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट का। जो लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट थी वेस्ट बंगाल में, सीपीएम की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट, है ना, वो सो टू असेट स्टांस ऑन स्टेट राइट्स एंड चैलेंज द एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन, रिस्पॉन्स ऑफ टू सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, ये मेमोरेंडम वाज डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट पावर दैट हैज़ कंसोलिडेटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट नेशनल इमरजेंसी जो 1975 से 77 के बीच में चल रही थी उसके टाइम पे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने जो रूल्ड किया था एक स्वीपिंग पावर के साथ, और स्लाइड्स, और इसने क्या किया था, स्टेट्स को साइडलाइन कर दिया था, और इसने एक इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर था ना उसको अंडरमाइन किया था। ठीक है, तो डिमांड थी स्टेट्स की कि हमें और ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाए, हमें जो परसीव जो अथॉरिटेरियन स्टेट कांग्रेस गवर्नमेंट चला रही थी उस टाइम पे, है ना, इसने क्या किया, बाकी जो रेजोनेट किया विद अदर रीजनल पार्टी एंड स्टेट सीकिंग ग्रेटर, और बाकी जो स्टेट्स थी और रीजनल पार्टी थी, उन्होंने क्या किया कि हमें कुछ और पावर्स भी दी जाएंगी। द थिंग्स दैट स्टेट जो है दिन ब दिन क्या कर रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कर रही थी, एक्सेसिव पावर वोलेशन उनकी कर रही थी, क्या जो उनकी क्या थी, रीजनल ऑटोनॉमी थी, प्रोविंसेस की जो स्टेट्स की थी उनकी जो है उनके सब्जेक्ट्स के जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट थे उसका वोलेशन हो रहा था। राज्यसभा भी क्योंकि कंट्रोल में थी, क्योंकि मेजोरिटी से जो है इलेक्शन लड़े थे, तो बहुत सारी रीजनल पार्टी को फेयर था कि उनकी जो रीजनल डाइवर्सिटी है, उनकी जो रीजनल ऑटोनॉमी है वो खतरे में है। ठीक है, तो ये था 1977 का मेमोरेंडम वेस्ट बंगाल का। नेशनल इमरजेंसी के बारे में इसने बहुत सारी चीज़ें की कि वहाँ चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, कुछ और सेफ्टी वेल्व्स होने चाहिए, कि ये नहीं जब मर्जी आए प्रेसिडेंट रूल लगा दो, जब मर्जी आए स्टेट इमरजेंसी, इंटरनल इमरजेंसी लगा दो। हालांकि 1978 में जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया तो बड़ा थॉरली उसको चेंज किया गया, बहुत सारे सेफगार्ड लगाए गए। फिर आती है सरकारिया कमीशन। देखो कंटेक्स्ट और बैकग्राउंड जानते हैं। ठीक है, सरकारिया कमीशन उस टाइम पे आई जब जो इंक्रीजिंग कंसर्न था सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इंडिया में। ठीक है, विच बीइंग ग्रोइंग सिंस इंडिपेंडेंस के बाद जो है 1970 जो इमरजेंसी आई 1975 से 77 की, ये ईयर जो इंदिरा गांधी एरा आया, सेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी हुई, सारे डिसीजन ऊपर से लेने लगे, है ना, सब डिसीजन पार्लियामेंट से यूनियन गवर्नमेंट लेने लगी, है ना, तो स्टेट्स का रोल बड़ा मिनिमल हो गया था। तो इससे टेंशन बढ़ गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, पर्टिकुलरली इन कंटेस्टेड जो डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो बैलेंस ऑफ पावर था, वो क्या था, वो सारा टर्मोइल में आया हुआ था, सब खतरे में था। बाय 1980 बहुत सारी जो रीजनल थी उनकी सिग्निफिकेंट डिमांड्स थी रीजनल पार्टी की कि स्टेट को और ऑटोनॉमी दी जाए। सो मेनी फेल्ट कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो इन्फ्रिंज कर लिया राइट्स और पावर हमारी स्टेट के। सरकारिया कमीशन देयरफॉर बनाएगी और टास्क विद अवेलेबिलिटी के फेडरल स्ट्रक्चर और रिकमेंड करने के लिए कुछ मेजर जिससे और इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट की जाए पावर्स यूनियन के बीच में और किसके बीच में, स्टेट के बीच में। ठीक है, तो उसने क्या क्या रिकमेंडेशन थे, देखो पहला जो रिकमेंडेशन था वो है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। देखो बैलेंस ऑफ पावर, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में बैलेंस ऑफ पावर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट। उसने कहा कि कमीशन ने एम्फसाइज किया कि देयर इज अ नीड टू मेंटेन ए बैलेंस ऑफ पावर, किसके बीच में, पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। इसने रिकमेंड किया जो सेंट्रलाइजेशन हो रही है इसको अवॉइड करना है और स्टेट की ऑटोनॉमी को, उसको स्टेट को पावर दी जाए कि वो अपनी ऑटोनॉमी को प्रिजर्व कर सके। स्ट्रेंथन करना है रोल को, और ताकतवर बनाना है स्टेट्स के रोल को हमारी कंट्री में। ये एडवोकेट किया कि स्टेट गवर्नमेंट शुड हैव ग्रेटर ऑटोनॉमी, जो मैटर डायरेक्टली कंसर्न से उनके रीजन से, उनके एरिया से कंसर्न जो मैटर्स हैं उनको पूरी ताकत देनी चाहिए उस पर काम करने की। पर्टिकुलरली जैसे लॉ एंड ऑर्डर या इकोनॉमिक प्लानिंग है या कल्चरल मैटर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र के जो कल्चरल मैटर्स हैं या फिर कोई लॉ एंड ऑर्डर है, वो महाराष्ट्र स्टेट को वो पावर दी जाए ताकि वो अपने काम करे, हम इंटरफेयर कम करें उस मैटर्स में। ओके, ये आर्टिकल 356 जो प्रेसिडेंट रूल है, कमीशन ने ये भी रिकमेंड किया कि द पावर टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट्स शुड बी यूज्ड इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस ओनली। इसका मिस यूज अवॉइड करना है, सिर्फ कोई टफ जब सिचुएशन है तब किया जाए। इसने ये भी सजेस्ट किया कि गवर्नर शुड एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर,
in state and the president rule should be imposed only when state governance break down completely. जब स्टेट गवर्नमेंट कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगी, जब यह कॉन्स्टिट्यूशन का वो पालन नहीं कर रहे, तब किया जाए एक्सेप्शनल सिचुएशंस में। और गवर्नर को एक्ट करना चाहिए स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर, ये नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है पपेट बन जाए, जो बहुत बार हुआ है। ठीक है। फिर रोल ऑफ गवर्नर, देखो गवर्नर की जो पोजीशन है ना, कमीशन ने ये प्रपोज किया जो ऑफिस है गवर्नर का शुड बी नॉन पार्टिसंस, मतलब किसी बाइस तो नहीं होना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, जो वो कहेंगे हम वही स्टेट में करेंगे, नहीं। शुड फंक्शन इन ए वे दैट फोस्टर, जिससे क्या होगा, एक कोऑपरेशन फोस्टर हो, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट जो है आपस में क्या है, कोऑपरेट करके काम करे, इकट्ठे मिलकर। गवर्नर एक्ट करे जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के और मोर सेंसिटिव हो जो पॉलिटिकल और रीजनल डायनामिक है स्टेट के। ठीक है, किस तरह से स्टेट वो चल रही है, किस तरीके से वहाँ की डाइवर्सिटी है। कमीशन ने रिकमेंड किया कि गवर्नर शुड नॉट एक्ट इन ए वे दैट अंडरमाइन स्टेट ऑटोनॉमी एंड शुड रिफ्रेन फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ स्टेट अननेसेसरी, कि अननेसेसरली जो पॉलिटिकल अफेयर स्टेट के उसमें नहीं घुसना चाहिए। वो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को करने दो, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव हैं लोगों के, वो चुन के आए हुए हैं। स्टेट की ऑटोनॉमी अंडरमाइन करे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। लैंग्वेज पॉलिसी पे इन्होंने रिकमेंड किया। कमीशन ने रिकॉग्नाइज किया कि जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है इंडिया की, एंड सजेस्टेड कि स्टेट शुड हैव ग्रेटर कंट्रोल ओवर लिंग्विस्टिक पॉलिसीज, मतलब जो लैंग्वेज रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं कि कौन सी लैंग्वेज उन्होंने अडॉप्ट करनी है, कौन सी प्रमोट करनी है, उस पर उनको हक देना चाहिए, उनको और ताकत देनी चाहिए, और इंडिपेंडेंस, ज़्यादा ग्रेटर पावर देनी चाहिए। और ये एडवाइस किया कि जो हिंदी लैंग्वेज एज ए कंपलसरी मीडियम फॉर इंस्ट्रक्शन, जो नॉन हिंदी स्पीकिंग कोर्स के, ये एडवाइस अगेंस्ट के नहीं इम्पोज करनी है हिंदी लैंग्वेज जो नॉन स्पीकिंग स्टेट्स हैं, जैसे साउथर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, है ना। यहाँ पे जो हिंदी कभी नहीं बोली जिन्होंने, उन पर ज़बरदस्ती हिंदी इम्पोज नहीं करनी है। इन्होंने किया कि रीजनल लैंग्वेज शुड बी प्रमोटेड एंड यूज्ड इन गवर्नमेंट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन दोज रीजन्स, जहाँ हिंदी जो है इतनी फेमस नहीं है, लोगों की मदर टंग नहीं है, वहाँ अननेसेसरी इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी रीजनल लैंग्वेज को डेवलप होने दो, उनको स्कूल्स और कॉलेजेस और ऑफिशियल पर्पजेज़ के लिए, गवर्नमेंट पर्पजेज़ के लिए उन स्टेट्स में उनको यूज़ करने दो। ठीक है, एक ये था। फिर उन्होंने रिकमेंड किया जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, देखो यूनियन और कंकरेंट लिस्ट जो है, कमीशन ने ये रिकमेंड किया और रिव्यू किया कि यूनियन और कंकरेंट लिस्ट को रिड्यूस करना चाहिए, ताकि जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है वो कम होगी। ये सजेस्ट किया मैटर जो कंकरेंट लिस्ट में शुड बी लिमिटेड, एंड स्टेट जो यूनियन है उसको कंकरेंट लिस्ट में मैटर बनाने में, थोड़ी लॉ बनाने में थोड़ी कम लिमिट अपने आप को करना चाहिए, और स्टेट्स को राइट देना चाहिए कि वो इन इश्यूज़ पे ज़्यादा लॉ बनाए बिना यूनियन गवर्नमेंट के राइट में इन्फ्रिंज होने के। ठीक है, और उनके मतलब बाउंड्रीज में घुसने से, है ना। तो कमीशन ने ये भी प्रपोज किया कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ज़्यादा लेजिस्लेटिव फ्रीडम होनी चाहिए, मतलब कानून बनाने की मैटर्स में, जैसे एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, इंडस्ट्री है, जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं वहाँ की लोकल इकोनॉमी को। ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल इन्होंने भी रिकमेंड किया। देखो कमीशन ने रिकमेंड किया एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल, जो रेगुलर डायलॉग्स करेगी यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, बातचीत करेगी रेगुलरली, है ना। तो इससे क्या होगा, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जो रिजोल्व करने के लिए, बहुत से झगड़े निपटाने के लिए, आपस में एक कॉपरेशन पर प्रमोट करने के लिए, ताकि जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। तो इंटरनेशनल जो है काउंसिल जो है, इंटर स्टेट काउंसिल एट लास्ट जो है 1991 में जो है इसको सेटअप कर दिया गया। ठीक है, 1990s में, सॉरी, थोज इट्स रोल इफेक्टिव रिमेन लिमिटेड, रोल उसका कितना है वो लिमिटेड रहा। फिर इसने एक और रिकमेंडेशन दी कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देनी चाहिए स्टेट को, फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में। कमीशन ने कहा कि रिफॉर्म होने चाहिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज में, और बिटवीन यूनियन और स्टेट में जिस तरह से एलोकेशन होती है टैक्सेस के पैसे की या बाकी चीज़ों की, जो हमने फाइनेंशियल रिलेशन पढ़े, और रिव्यू होना चाहिए फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस का, और इंश्योर करना चाहिए कि स्टेट्स को फेयर शेयर मिले, ये नहीं किसी स्टेट को ज़्यादा मिल रहा है किसी को कम मिल रहा है। जो पार्टी सेंटर में है, अगर सेम पार्टी जिस स्टेट में उस स्टेट को ज़्यादा मिल रहा है, दूसरी स्टेट में कोई अपोजिशन पार्टी है उसको कम मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके पास इनफ पावर फंड होने चाहिए ताकि वो कैरी आउट कर सके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लोगों द्वारा दी गई है। इसने ये भी सजेस्ट किया कि जो स्टेट्स हैं उनके पास ज़्यादा फ्रीडम होनी चाहिए, वो अपना रेवेन्यू खुद से निकाले, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट को इम्पोज नहीं करनी चाहिए इतनी कंडीशन जो स्टेट की फिजिकल पॉलिसीज है। ठीक है, फिर जुडिशियल रिफॉर्म होने चाहिए, ये भी सरकारिया कमीशन ने कहा। देखो सरकारिया कमीशन ने रिकमेंडेड टू रिफॉर्म टू इंश्योर कि जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप वुड बी इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल होने चाहिए।
जो सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप है वो इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसका जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो इंपॉर्टेंट है। जब भी सेंटर और स्टेट का कोई मैटर को रिजोल्व करना है तो उसके लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। ये नहीं कि सेंटर और किसी स्टेट के बीच में कोई झगड़ा है किसी चीज़ को लेकर और जुडिशरी जो है सेंटर की तरफ बाइस्ड हो, नहीं, स्टेट और जो सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो है एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए जो इन दोनों के झगड़े को रिजोल्व करे, जो अनबाइस्ड फैसला सुनाए। एक क्रिटिकल फैक्टर है मेंटेन करने के लिए फेडरल स्ट्रक्चर, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का। ठीक है, एक और 9th प्रोविजन दिया कि इमरजेंसी प्रोविजन, कि जो इमरजेंसी आर्टिकल 350 नेशनल इमरजेंसी है या प्रेसिडेंट रूल है आर्टिकल 356 के अंदर, वो शुड नॉट बी अप्लाइड स्प्रिंगली एंड ओनली इन केस ऑफ एक्सट्रीम नेसेसिटी। सिर्फ कभी जब बहुत एट लास्ट जब नेसेसिटी है कि अब करना ही पड़ेगा ड्यू टू द मतलब प्रेसिडेंट रूल, जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं काम कर रहा या कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंस या आर्म रेबेलियन हुआ, तभी, ऐसे नहीं कि मन किया लगा दिया। आप डिससेटिस्फाइड हो, गवर्नर रिपोर्ट भेज रहा, प्रेसिडेंट रूल लगा दे रहा है प्रेसिडेंट, ये नहीं होना चाहिए। मोर चेक्स एंड बैलेंसेज इंपोज करने चाहिए इन प्रोविजंस पे, जो आर्टिकल 252 है खासकर और 256। ठीक है, क्योंकि ये एज ए वेपन यूज हो रहा है। ठीक है, ये सरकारी कमीशन एक्चुअली बड़ी सक्सेसफुल थी क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है इसकी 247 इम्प्लीमेंटेशंस में से, बाकी भी आप पढ़ सकते हो लेकिन मैंने जो है आपको पूरी समराइज करके यहाँ लिख दिया है ये चीज़ें। इससे एक्स्ट्रा आप बाहर पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, यही पढ़ोगे तो आई थिंक दे आर सफिशिएंट। इससे आप आंसर राइटिंग भी कर पाओगे, ऑप्शन भी टिक कर पाओगे ना। अगर आपको फिर भी पढ़ना, आप इंडियन पॉलिटी से पढ़ सकते हो और 2-3 बुक्स हैं वहाँ से जाके, या इंडिपेंडेंटली आप सरकारिया कमीशन को सर्च करके सारी उसके जो है जितने भी 247 रिकमेंडेशन है वो पढ़ सकते हो। अगर मैं यहाँ आपको 247 लाइन बाई लाइन पढ़ाने जाऊँगा तो 2 दिन लग जाएंगे, है ना। 247 में से 180 रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट की सरकारी कमीशन की, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी इंटर स्टेट काउंसिल जो सेटअप की 1990 में। ठीक है, ये याद रखना। अब एट लास्ट फिर एक बार फिर सेकंड का जो कमीशन जो है पुंछी कमीशन सेट की, जो ऑफिशियली जिसको कमीशन ऑन सेंटर स्टेट कहते हैं, जो 2007 में जो है सेटअप की थी अंडर किसके, जस्टिस मदन मोहन पुंछी। ये जो है चेयरमैनशिप थी जो फॉर्मर चीफ जस्टिस थे इंडिया के। ठीक है, ये कमीशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था रिव्यू करना है करंट अरेंजमेंट जो इंडिया के फेडरल सिस्टम में, स्पेशली जो रिलेशनशिप यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट का। इस कमीशन का ये भी था कि कैसे एवोल्यूशन हुआ है इंडियन फेडरलिज्म का वो भी देखना है, और कैसे डिस्ट्रीब्यूट की गई है पावर। ठीक है, और सजेस्ट करने कुछ रिफॉर्म जो और स्ट्रेंथन कर पाए इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को। ठीक है, और कौन कौन से एमर्जिंग चैलेंज हैं उनको एड्रेस कर पाए। तो कमीशन का टास्क था टू एवेल्युएट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, आइडेंटिफाई करने कौन से एरियाज में किस किस जगह पे हमारी लड़ाई हो रही है, क्या वाटर से, लैंड से, लैंग्वेज से, लोगों से, कल्चर से, कहाँ पे कन्फ्लिक्ट ज़्यादा है और इनएफिशिएंसी क्यों है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स में, और रिकमेंडेशन प्रोवाइड किया जाए जिससे और एनहेंस हो कोऑपरेशन और ऑटोनॉमी और इक्विटी हो बिटवीन सेंटर और स्टेट। ठीक है, क्या क्या रिकमेंडेशन इसने दी, देखो। स्ट्रेंथन करने के लिए फेडरल स्ट्रक्चर क्या किया है कि रीबैलेंस किया इंटर स्टेट रिलेशनशिप। मतलब कैसे कि कमीशन ने ये रिकमेंड किया कि जो फेडरल बैलेंस है वो रिस्टोर करना चाहिए, स्टेट्स को और ऑटोनॉमी देनी चाहिए। बाकी जैसे सबने कहा लॉ एंड ऑर्डर और रिसोर्स मैनेजमेंट, इन चीज़ों में सजेस्ट किया है कि यूनियन को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए स्टेट लिस्ट में, एक्सेप्ट कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस हो। फिर ये किया कि रोल इन डिसीजन मेकिंग, मतलब कमीशन ने ये प्रपोज किया कि स्टेट को और एक्टिव रोल प्रोवाइड करना चाहिए कि जब नेशन के बात आती है डिसीजन मेकिंग, स्पेशली जैसे इकोनॉमिक प्लानिंग है तो किया भी नीति आयोग जैसी चीज़ आई जहाँ सब मिल के डिसाइड करें, ना कि प्लानिंग कमीशन था पहले जो सेंट्रलाइज था। सिक्योरिटी जो इंटरनल और एक्सटर्नल जब बात आती है या रीजनल डेवलपमेंट की बात है तो स्टेट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, पार्लियामेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को इन डिसीजन मेकिंग में। एक फोरम जैसे इंटर स्टेट काउंसिल है, कुड हेल्प, ऐसा फोरम जहाँ पे सब मिलकर जो है इन चीज़ों के बारे में डिसाइड करें। फिर एक और किया कि रोल जो गवर्नर का है रिव्यू करना चाहिए रोल गवर्नर का, क्योंकि नॉन पार्टीसन जो है ना, अनबाइस्ड रोल जो गवर्नर का होना चाहिए। कमीशन ने एम्फसाइज किया कि गवर्नर को अनबाइस्ड होना चाहिए, उसे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए पॉलिटिकल मैटर्स जो स्टेट के हैं। गवर्नर को रिस्पेक्ट करनी चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर की, जो लोगों के द्वारा चुन के आए हुए लोग हैं, वहाँ के स्टेट एग्जीक्यूटिव की, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर्स की। रिफ्रेन करना चाहिए एक्ट करने में ऐसे मैटर के जो अंडरमाइन करेगा अथॉरिटी जो स्टेट गवर्नमेंट की, क्योंकि एट लास्ट वो लोगों के द्वारा चुने गए हैं ना। तो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, इसने ये भी कहा कि जो अपॉइंटमेंट गवर्नर की है उसको रिव्यू करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि ये पॉलिटिकली नॉट पॉलिटिकली अलाइन हो। ठीक है, पॉलिटिकली चुन के ना भेजा हो किसी ने गवर्नर, यूनियन गवर्नमेंट ने ना, जो पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट भी बन सकता है और अंडरमाइन कर सकता है हमारे फेडरल प्रिंसिपल्स को। ठीक है, रिफॉर्म आना चाहिए आर्टिकल 356 जो प्रेसिडेंट रूल है,
हमने ऊपर भी पढ़ा है कि जो मिस यूज़ होता है, क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है फ्रिक्वेंटली, जो इम्पोजिशन होता है प्रेसिडेंट रूल, है ना, और एक्सेप्शनल सिचुएशन में होना चाहिए, है ना, जब स्टेट गवर्नमेंट कंप्लीटली डायसफंक्शनल हो, मतलब बिल्कुल काम ही नहीं कर पा रही है ना। रिकमेंड किया कि स्टेट गवर्नमेंट शुड नॉट बी डिसमिस्ड आर्बिट्रली, है ना, पावर जो है शुड बी यूज्ड मोर जुडिशियसली, चेक्स इन प्लेस टू अवॉइड मिस यूज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस, ठीक है। इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म होना चाहिए इसको रिव्यू करने के लिए अगर प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया जा रहा है। कमीशन ने ये सजेस्ट किया कि अगर प्रेसिडेंट रूल जो है इंपोज किया जा रहा है तो एक इंडिपेंडेंट रिव्यू कमेटी बनाओ, एक इम्पार्शियल बॉडी, है ना, जिसका जो है पार्लियामेंट्री कमेटी या जुडिशियल पैनल होना चाहिए जो प्रिवेंट करे ऐसी पावर को यूज़ करने के लिए, ठीक है, जब अगर ऐसा पावर को कोई यूज़ करेगा, ठीक है। हालांकि जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि प्रेसिडेंट रूल इज़ सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में आप पीएल केस फाइल कर सकते हो और जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है कि क्या ये जस्ट था या अनजस्ट था, ठीक है। इन्हेंस करना है स्टेट की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, फिजिकल डेवल्यूशन, मतलब ये कमीशन ने रिकमेंड किया कि जो रिलेशनशिप है सेंटर और स्टेट्स का, इसने सजेस्ट किया कि फाइनेंस कमीशन शुड इंश्योर कि और ज़्यादा फेयरली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए फाइनेंशियल रिसोर्स, यानी किसी को ज़्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया, उनकी जो है एक्सेसिव रिलायंस ना हो, विदाउट द एक्सेसिव रिलायंस ऑन सेंट्रल ट्रांसफर। इंप्रूव करो उनका रेवेन्यू जनरेशन, स्टेट्स को इनकरेज करना चाहिए कि वो अपना पैसा खुद कमाएं, बेटर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, जब तक फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा कि स्टेट्स को अपनी पावर नहीं दी जाएगी टैक्सेस के मामले में भी, हमने फाइनेंशियल रिलेशनशिप पढ़े स्टेट्स के, वहाँ हमने बहुत सारे फ्लॉज भी पढ़े, तो जब तक वो ऑटोनॉमी नहीं मिलेगी स्टेट्स को तो स्टेट्स उतना पैसा ही नहीं होगा तो डेवलपमेंट्स कहाँ से होंगी, तो वो डिपेंडेंट रहेंगे सेंटर पे डिपेंडेंट रहें तो ऑब्वियस सी बात है कन्फ्लिक्ट्स आएंगे जब उनको पैसा नहीं मिलेगा। रिफॉर्म होना चाहिए कंकरेंट लिस्ट में, रीडिफाइन करना चाहिए कंकरेंट लिस्ट। कमीशन ने ये रिकमेंड किया जो कंकरेंट लिस्ट है जहाँ पे सेंटर भी लॉ बना सकता है और स्टेट भी लॉ बना सकता है, शुड बी रिड्यूस्ड। मोर सब्जेक्ट जो है वो ट्रांसफर करने चाहिए कंकरेंट लिस्ट के स्टेट को, ये अलो करेगा स्टेट गवर्नमेंट को एक ग्रेटर लेजिस्लेटिव पावर जो उनके लोकल इंपॉर्टेंस। अवॉइड करना है ओवरलैप, कमीशन ने ये सजेस्ट किया कि जो ओवरलैप है सेंटर और कंकरेंट लिस्ट में, मतलब दोनों पावर बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं, जहां बना हुआ है वहां नहीं बनाओ कानून। मतलब अगर एग्रीकल्चर पे जो है स्टेट ने लॉ बनाए हुए अपने, तो सेंटर को जो उस कंकरेंट लिस्ट पे लॉ बना के उसको इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस तरीके के जो है ना सजेशंस जो हैं वो दिए, ओके, समझे। उसके लीगल कंप्लायंसेस होने चाहिए। और थी कि ग्रेटर जो है ना रोल होना चाहिए इंटरस्टेट काउंसिल का, प्रीवियसली भी दिया गया था ये कि इन्हेंस करना चाहिए इंटरस्टेट काउंसिल की फंक्शनिंग को। कमीशन ने ये रिकमेंड किया कि जो एडवाइजरी बॉडी है जो कोऑर्डिनेट करती है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट शुड बी हैव मोर टीथ्स एंड शुड मीट मोर फ्रिक्वेंटली, है ना। इसने ये भी रिकमेंड किया कि जो फॉर्मल रोल है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का सेंटर और स्टेट्स के बीच में रिजॉल्व करने का, उसे मोर कोऑपरेटिव बनाया चाहिए एक फेडरल स्ट्रक्चर के बीच में। एड्रेस करना चाहिए रीजनल डिस्पैरिटीज़, ये एक इंपॉर्टेंट है कि स्पेशल कंसिड्रेशन देना चाहिए बैकवर्ड स्टेट्स को। पंचायत कमीशन ने रिकमेंड किया जो स्टेट रीजनली मतलब जिन्हें अडॉप्ट करना चाहिए कुछ स्पेशल मेजर, जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं कुछ, या सेंट्रल इंडिया में जो कुछ स्टेट्स हैं जो लैग बिहाइंड कर रही हैं इन डेवलपमेंट में, या किसी और पर्टिकुलरली किसी और चीज़ में, या स्मॉलर स्टेट्स हैं जो, उनको पर्टिकुलरली कुछ और एड देना चाहिए, स्पेशल मेजर्स लेने चाहिए कुछ इक्विटेबल डेवलपमेंट्स के लिए, टारगेट करनी चाहिए, कुछ डेवलपमेंट स्कीम्स देनी चाहिए, स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज देना चाहिए इन स्टेट्स को जो इकोनॉमिक चैलेंजेस से गुजर रही हैं, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट जो है क्या था रिकमेंडेशन दे। रिफॉर्म लाना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर में कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए पुलिस पावर का, ताकि डिफरेंट स्टेट्स को जो है पावर्स देनी चाहिए पुलिस की। सेंट्रल गवर्नमेंट्स शुड नॉट फ्रिक्वेंटली जो है क्या करना चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए पुलिस मैटर्स में, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट शुड हैव ग्रेटर कंट्रोल ओवर पुलिस फोर्सेज, इंश्योर करें कि बेटर स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन और मेंटेन करें लॉ एंड ऑर्डर को स्टेट में, स्पेशली जो रीजनल और एथनिक इशूज़ होते हैं वहाँ पे। सेंट्रल गवर्नमेंट शुड ओनली इंटरवीन जब नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हो, जब एथनिक क्लैशेज या कुछ और चीज़ें हैं तब नहीं इंटरफेयर करना चाहिए, तब स्टेट्स को ऑटोनॉमी देनी चाहिए कि वो अपने तरीके से जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट्स, देखो आगे एक और चीज़ है कि स्टेट गवर्नमेंट्स रोल इन फॉरेन पॉलिसी, कितनी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है कि पुंछे कमीशन ये सजेस्ट किया कि स्टेट जो है स्पेशली जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ के साथ जो स्टेट्स हैं, शुड कंसल्ट फॉरेन पॉलिसी जो है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान है, गुजरात है, या फिर और जो बिहार या जो उत्तराखंड जो स्टेट्स हैं, नेपाल के साथ, जो बांग्लादेश के साथ जो स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स के साथ जो कर्नाटका या तमिलनाडु जो मतलब नीचे
तमिलनाडु है जो श्रीलंका के बॉर्डर में, इनमें जो जब उनके साथ कोई बॉर्डर सिक्योरिटी या क्रॉस बॉर्डर ट्रेड या रीजनल कोऑपरेशन है, तो इनसे फॉरेन पॉलिसी के बारे में जो है इनसे भी जो है क्या होनी चाहिए, सजेशंस लेने चाहिए, ठीक है, इनसे बातचीत करनी चाहिए ताकि ये कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, क्योंकि उन लोगों को जो है रीजनल हालात बेहतर जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट्स, ठीक है। पुंछे कमीशन एक क्रूशियल स्टेप था एवोल्यूशन जो इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर के लिए एम करने के लिए एड्रेस जो बड़े ग्रो करने थे कंसर्न्स जो यूनियन और स्टेट के बीच में कंटिन्यूस टसल्स थी उनको रिजोल्व करने के लिए। इसके रिकमेंडेशन सो टू रिस्टोर एक बैलेंस ऑफ पावर और एक प्रमोट करने के लिए एक दूसरे के बीच कोऑपरेशन, एक तावन है ना, और एक इंश्योर करने के लिए कि और ज़्यादा ऑटोनॉमी जो है स्टेट्स को दी जाए, जो प्रीवियसली क्या था, जो लैग बिहाइंड कर रहा था कहीं ना कहीं, ठीक है। हमने जो है डिफरेंट जो है कमीशंस पढ़े हैं जो डिफरेंट टाइम्स में आए हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट है ना इंडिया। हमने जो है अकाली दल वाला जो पढ़ा, बंगाल मेमोरेंडम पढ़ा, फिर हमने सरकारिया कमीशन पढ़ा, अलग अलग फेजेस में ये आए हैं, अलग अलग फेजेस से जब ये हमारा इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर जो है गुजर रहा था, ठीक है, इन टाइम्स पे जो है ये आए, ठीक है। मैं फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ और जल्दी इसको ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है 1-1.5 घंटे का लेक्चर सेम चीज़ों को पढ़ना है। आप उसको स्लो मोशन में भी चला सकते हो, आप उसको फास्ट भी चला सकते हो, आपको कंटेंट चाहिए और उसको पढ़ना है, इसलिए मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ कि इनको जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करें, ठीक है। तो इस तरीके से ये डेवलपमेंट्स आए हैं, ठीक है। हमने पढ़ा, हमने देखो जो यूनियन और स्टेट्स का ना जो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप था ना, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप जो है ना वो हमने आज पढ़ा, ठीक है। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पढ़ लिया। अब हम जो है नेक्स्ट करेंगे इंटर स्टेट रिलेशनशिप। छोटा ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि उसमें इतनी कमीशंस और इतने कुछ नहीं होगा, कुछ हम जो चीज़ें होंगी वो हम पढ़ेंगे। इंटर स्टेट रिलेशनशिप नेक्स्ट यूनिट में करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो, जो कुछ करना है करो, नहीं करना मत करो, क्योंकि एट द एंड मेरा वो एम नहीं है। माई एम इज़ टू प्रोवाइड यू विद ऑल द थिंग्स दैट आई स्ट्रगल टू प्रोवाइड माई सेल्फ। सो आई थिंक दैट लोगों को सबको ये चीज़ें मिल जाएं एक जगह पे। आई नो माई टीचिंग इज़ नॉट दैट वेरी गुड एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, बट एटलीस्ट आई एम प्रोवाइडिंग, मुझे डिफरेंट सोर्सेज से जो एक्यूमुलेट करके मैं एक जगह पे पुट अप कर दूंगा, ताकि चाहे आपको मेरा पढ़ना नहीं ठीक लगे, जो चीज़ें आगे लिखी हुई हैं ना आप वहाँ से पढ़ोगे तो भी आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। मैं कहीं पे गलत हो सकता हूँ, उसके लिए सॉरी, लेकिन जो सामने लिखा हुआ वो तो गलत नहीं होगा ना। मैं डिफरेंट एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 4 6 घंटे लगा के PPT तैयार करता हूँ, ताकि मुझे लगता है कि आप लोगों को हेल्पफुल हो जाए। जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कर सकते हैं उसके लिए तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट इंटर स्टेट रिलेशनशिप मिलते हैं हम जल्दी। मैं ट्राई करूँगा इस महीने में इस पूरे को ख़त्म करने के लिए इंडियन पॉलिटी, क्योंकि हम लोगों ने बाकी सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट करने, ठीक है। साथ साथ में NCERT का जो है NCERT जो है वो भी चल रही है, ठीक है। तो ट्राई करना अगर NCERT जो अगर आपको पढ़नी है। मैंने 6th to 12th जो है ज्योग्राफी भी ख़त्म कर दी है, और पॉलिटी भी 1-2 दिन में 6th to 12th जो है वो ख़त्म होने वाली है NCERT, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीधा एंशिएंट हिस्ट्री पे चलेंगे, और फिर मेडिवल, फिर मॉडर्न, और वो ख़त्म करेंगे। और इसी हिसाब से हम लोग सारी NCERTs फिर इन्वायरमेंट की जो बची हुई है वो सारी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग सीधा जो है, अभी मैं 1 लेक्चर डेली का पोस्ट करता हूँ एक टॉपिक पे, जो स्टैंडर्ड बुक है। उसके बाद मैं 2 लेक्चर्स जो हैं पोस्ट करूँगा, 2 स्टैंडर्ड बुक्स यूज़ करेंगे हम लोग। मैं इसके बाद ट्राई कर रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करने का, और फिर हम लोग करेंगे इन्वायरमेंट, ओके। तो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, डू सब्सक्राइब, बाय।